हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास में आपका जो टॉपिक है ना वो रेशियो एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आपको मालूम है क्या है? यानी कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मेजर किया लास्ट क्लास तक। आज आपकी क्लास में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो सेकंड माप है ना, जो सेकंड माप है, सेकंड मेजरमेंट है, ये कह सकते हैं कि ये रेशियो नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड यानी कि आप नोट कीजिए, लिखेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो शेयर होल्डर्स फंड का रिटर्न्स है। यानी एक, यदि आप किसी कंपनी में, आप किसी कंपनी के मालिक हो, क्या हो, किसी कंपनी के मालिक हो, तो यदि आपने उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो कंप्लीट शेयर होल्डर्स का फंड होता है, उस फंड पर क्या रिटर्न्स आपको मिले हैं, क्या रिटर्न्स मिले हैं। एक साफ साफ बता दूं, यानी कि कितनी प्रॉफिट आपको मिलती है, किसे मिलती है? शेयर होल्डर्स फंड को। यानी रिटर्न्स की जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, हम दो टेक्निक इसमें है, दो फैक्ट इसमें है। दो फैक्ट का मतलब एक तो रिटर्न्स और दूसरा शेयर होल्डर फंड। ये दो बातें, पहली बात तो ये एनालिसिस हो जानी चाहिए, ये आपको आ जानी चाहिए। ये दो बातें, यदि ये दो बातें आपको क्लियर हो जाती हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि हमने कहा दो बातें, देयर आर टू टर्म्स। पहला तो रिटर्न्स, रिटर्न्स जो मेजर किया जाना है, और दूसरा कि शेयर होल्डर्स फंड। अगर ये दो बातें क्लियर हो जाएं तो बहुत आसान है। फार्मूले में क्या है? फार्मूला तो कुछ भी नहीं, यानी रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब क्या हो? रिटर्न न्यूमरेटर, शेयर होल्डर फंड्स डिनोमिनेटर। बहुत आसान है। it is so easy that you can find the returns on shareholder fund. But firstly ये देखो returns on shareholder funds का फार्मूला बहुत कुछ नहीं है। यानी कि आपको रिटर्न्स जो मिलेंगे अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100, रेशियो कैलकुलेट हो गया, रेशियो कैलकुलेट हो गया माय डियर, रेशियो कैलकुलेट हो गया। लेकिन असली जो है ना वो ये है कि आपका जो रिटर्न्स आपको मिल रहा है वो रिटर्न्स क्या होगा, और शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे आप, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे। तो डियर चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आपकी ये जो प्रॉफिट होती है ना, प्रॉफिट जी, आपकी जो प्रॉफिट होती है, इस प्रॉफिट में से सबसे पहला यदि कोई एलिमेंट डिडक्ट होता है तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यदि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को आपने माइनस कर लिया तो क्या बचता है? यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यानी प्रॉफिट ऑन क्या? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टेट। अब क्या है, इसमें से लेस कीजिए, क्या लेस करना है? आप जो टैक्स देते हो वो आप डिडक्ट कर लो, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है तो इसमें से आप क्या करते हो? एप्रोप्रिएशन करते हो। कंपनी एप्रोप्रिएशन करती है, कहाँ कहाँ? यानी ये अपनी प्रॉफिट को जीआर में ले जाती है, रिजर्व फंड में ले जाती है,
तमाम ऐसे फ्री रिजर्व्स हैं, यानी कि इसे रिटेन्ड कर लेती है कंपनी, रोक लेती है। यानी ये जो होता है ना, ये कंपनी ये बांटती नहीं है प्रॉफिट का वह हिस्सा जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है, यानी कंपनी से बांटती नहीं है, यानी कि कंपनी से होल्ड कर लिया, रिटेन्ड कर लिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। आपको साथ में बता देता हूं कि ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है, ये प्रॉफिट को कंपनी ने होल्ड कर लिया, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कंपनी के जो मालिक हैं ना, उनके बीच बांटती नहीं है, उनके बीच बांटती नहीं है। अब देखो क्या होगा, ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में आपने क्या किया, दो बातें हो गई, एक तो इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हो गया और सेकंड प्रॉफिट चला गया डिविडेंड्स के लिए। किसके लिए, डिविडेंड्स के लिए। सेकंड प्रॉफिट कहां चला गया, डिविडेंड्स के लिए। यानी कि आपने देखा कि एप्रोप्रिएशन के बाद, अच्छा एक चीज सोचो कि जो आपको प्रॉफिट मिल रही है, चलो मैं इस टॉपिक को मिटाऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया कि फार्मूला आपका ये होगा, रिटर्न्स ये होंगे, शेयर होल्डर फंड ये होगा। इसका मतलब ये है कि चलिए इन चीजों को मैं हटा देता हूं। एक छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा बैलेंस शीट लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला आप लिखते हो भाई इक्विटी कैपिटल, चलो आप लिख लो 10 लाख। प्रेफरेंस आप लिख लो 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये कोई मैं एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं ड्रा कर रहा हूं, बल्कि मैं एक स्पेसिमेन ले रहा हूं चीजों को समझाने के लिए। चलो ठीक है, ये क्या हुआ, फिर क्या है, प्रेफरेंस एंड कैपिटल। अब देखो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, चलो हम सिंपल लिख लेते हैं, जीआर है 1 लाख का। नॉन करेंट लायबिलिटीज में 10% डिवेंचर्स हैं 4 लाख के, 10% डिवेंचर्स हैं 4 लाख के। अब देखो करेंट लायबिलिटीज जो आपकी है वो चलो लिख लो 2 लाख। तो कुल कितना हुआ, 4 2 6 1 7 5 12 10 22 लाख। अब यहीं पे लिख लो फिक्स्ड एसेट्स। मैं एक इमेजिन कर रहा हूं बैलेंस शीट को, एग्जैक्ट कोई बैलेंस शीट माय डियर मैं नहीं बना रहा हूं जिसके लिए आप परेशान हो। चले फिक्स्ड एसेट्स आप लिख लो 15 लाख। आप लिख लें करेंट एसेट्स 5 लाख एंड फिक्टिशियस एसेट्स लिख लें 2 लाख। आपका आ जाता है 22 लाख का फिगर। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर, यस। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं सर, हम लोग रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड फाइंडिंग कर रहे हैं। दैट इज क्लियर। यदि रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड फाइंडिंग कर रहे हैं तो 2 चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं डिफरेंट कई चीजें मैं आपको एक साथ बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर क्लास में। क्या क्या बताना चाहते हैं सर, चलो देखो ये आपने जो एप्रोप्रिएशन किया है वो कहां आके मिलता है सर, ये जीआर में मिलता है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस। यानी एप्रोप्रिएशन किसका किया जाता है स्टूडेंट्स, किसका किया जाता है, तो आप स्पष्ट जान लो कि जो आपका प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, उसका एप्रोप्रिएशन होता है। यानी कि ये रिटेन्ड प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी बांटती नहीं है, ऐसे प्रॉफिट को रोक लेती है, यानी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच जो बांटती नहीं। तो एक बात बताओ एग्जैक्टली बिजनेस में जितनी प्रॉफिट होगी सबकी सब बांट दी जाएगी, तो फिर बिजनेस की कैपिटल अगर इम्प्रूव करनी हो, यानी कि आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट होगी कंप्लीटली बांट दोगे, जो प्रॉफिट होगी वो कंप्लीटली बांट दोगे, तो ये बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे, तो फिर बताओ क्या होगा।
यानी कि आपको बिजनेस की कंप्लीट प्रॉफिट को देखो, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बांटो नहीं, लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहता है कि इसको इस कुछ प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व करना चाहिए, यानी सेफ रखने के लिए। जो अकाउंटिंग की रूढ़िवादिता प्रथा है ये क्या कहता है, अपने आप को सेफ रखने के लिए जो ट्रेडिशनल सोच है कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ रखने के लिए ऐसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा न बांट के बल्कि कंपनी में सेफ रखा जाए। दैट इज क्लियर माय डियर। ओके, तो जो ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं, अब आपके दिमाग में चलेगा सर ये जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जो प्रोविजंस किए जाते हैं, ये जो है अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यानी कि अकाउंटिंग की जो कंजर्वेटिव, कौन सा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रोविजन बनाइए, आप रिजर्व्स कीजिए, क्योंकि हम रूढ़िवादी हैं, हम पुरानी प्रथाओं के मान वो हैं, हम हमेशा रिजर्व्स होके चलते हैं, कभी भी हम रिस्क नहीं उठाते। दैट इज क्लियर माय डियर। ओके, चलो देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपने क्या किया, यहाँ पे जनरल रिजर्व्स में आपने एप्रोप्रिएशन किए हुए हैं। तो एक बात बताओ, अब कंपनी में कितनी कैपिटल लगी है सर? 3 कैपिटल लगी है। सही मामले में कंपनी में आप खुद देखो कितनी कैपिटल लगी है। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल तो ये सब कुछ लगा है, डिवेंचर्स भी कैपिटल ही होते हैं, लेकिन ये बारोड कैपिटल होते हैं, लोन आपने लगाया हुआ है। तो माय डियर देखो, जब हम शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड निकलता कैसे कैसे काउंट होता है, यानी कि रिटर्न्स कौन सा लेंगे भाई, रिटर्न्स कौन सा लेंगे सर? ये रिटर्न्स देंगे, ये रिटर्न्स कब का, यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। बाकी का जो प्रॉफिट है वो किसका है सर? ये भले ही कंपनी में लगा दिया जाता हो, लेकिन सच में ये एप्रोप्रिएशन और डिविडेंड्स दोनों मिला के जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स की है, इसी को हम रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स कहेंगे। इट मीन कि यहाँ कौन सी प्रॉफिट, रिटर्न्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, रिटर्न्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि रिटर्न्स में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, रिटर्न्स लेंगे। एक चीज आपका कंफर्म हो गया कि जो रिटर्न्स आपने फार्मूले में लिखा है वो क्या होगा। दैट इज क्लियर, यानी कि वह प्रॉफिट जो वास्तव में शेयर होल्डर्स इस पूंजी का जो रिटर्न्स है, वो उस रिटर्न्स को हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अब देखो आपने लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं पहले कुछ लिखने से पहले आपसे ये पूछता हूं, आप इस बैलेंस शीट को देखो, बहुत ध्यान से देखो बैलेंस शीट को। जब आप बैलेंस शीट को देखोगे ना तो आप देखो क्या पाओगे, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल में जनरल रिजर्व्स हैं, ये वास्तव में आपकी एग्जिट पूंजी है, यानी शेयर होल्डर्स की यही तो है, ये शेयर होल्डर्स है ना। अच्छा ये क्या है, ये तो आपके एक्सटर्नल कैपिटल हैं कि जो आपने लोगों से लिया है, तो इसका रिटर्न्स भी तो आपने माइनस कर लिया भाई। क्या लिखा, इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा है ना जस्ट 2 मिनट पहले। इंटरेस्ट किसे देते हो, डिबेंचर्स को दे दिया, इंटरेस्ट खत्म हो गए। यानी कि इंटरेस्ट जब हट गया तो जो बाकी का पैसा बचा वो किसका हुआ सर? इन तीनों का हुआ, इन तीनों के रिटर्न्स को मेजर किया जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर। ओके, अब क्या होता है कि जब आप 10% डिवेंचर्स को देने के बाद, इनको देने के बाद आपका केवल यानी ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल, शेयर लगा लेना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये प्लस प्लस लिखते चले जाए। इसमें से लेस कीजिए एक्युमुलेटेड
लॉसेस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा ये आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड। विशेष डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं इस पे कि देखो ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है ना, क्या है ये देखो, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ये जान लीजिए। यानी ऐसी एसेट्स जो वास्तव में एसेट्स नहीं होती, लेकिन हम लोग उसको एसेट्स की श्रेणी में रखे हुए हैं। ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये तो एक्सपेंसेस हैं कि जिनको हमने अब तक राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, तो बैलेंस शीट में ले जाके घुसाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के लॉस होते हैं, लेकिन अब तक राइट ऑफ नहीं हो पाते हैं। तो जब अब तक राइट ऑफ नहीं हो पाते हैं, जैसे deferred revenue expenditure, loss on sale of fixed assets, discount on issue of shares and debentures, loss on sale of shares and debentures, यानी कि जो भी ऐसी लॉसेस होते हैं, जो भी ऐसी हानियां होती हैं, जो भी डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं, वो आपने क्या किया, आपके एक्सपेंस हो चुके हैं, आपकी लॉसेस हो चुकी है, लेकिन आपने उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में डिस्क्लोज किया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, जब वो घाटा है तो घाटा कहाँ से कंपनसेट होगा? एक सिंपल वे में सर घाटा कहाँ से कंपनसेट होगा? मैं बता दूं, घाटा यदि आपका घाटा है तो आपकी पूंजी से घटाया जाएगा भाई, और कहाँ से घटाया जाएगा? यानी आपकी पूंजी क्या है सर? ये इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपकी क्या है? पूंजी है। आप इसमें से घटा दो। यदि ऐसे घाटे को घटा देते हो तो आपका जो आएगा वो नेट वर्थ आ जाएगा, यानी व्यवसाय की शुद्ध विनियोजित पूंजी मालिकों की पता चल जाएगी। यानी मालिक ने या मालिक की कितनी पूंजी शुद्ध है, इसी को शेयर होल्डर फंड कहते हैं। यानी कि अच्छा तो ये देखो अभी जो हमने बताया, इस टॉपिक पे चलते हैं। यहां क्या लिखा? इक्विटी कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख। ठीक है, ये 10 5 15 1 16 लाख। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स जो कोई होंगे, तो यहां देखो कि ये दोनों तो एसेट्स हैं। अच्छा, ये फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस या तो शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व एंड सरप्लस में यहीं कहीं डिडक्ट कर लेगा, और या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएगा। यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड में कहीं दिखाता है तो फिक्टिशियस एसेट्स कितना है भाई? फिक्टिशियस एसेट्स 2 लाख का है, आपने इसे डिडक्ट कर लिया, ये बचा कितना सर? 14 लाख। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यदि आपको ये समझ में आ गया कि शेयर होल्डर फंड्स, चलो ये निकालने का जो पहला मेथड था, ये पहला मेथड्स था। सेकंड मेथड क्या है? चलो देखो सेकंड मेथड क्या है। ये देखो आपका जो टोटल एसेट्स है, यानी कि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है सर? आज की डेट में यदि कुछ नहीं लिखा है तो बुक वैल्यू इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। यदि क्वेश्चन में कुछ लिखता है कि अब आपकी बिल्डिंग इतने की हो गई, फर्नीचर इतने का हो गया, एसेट इतने का हो गया, तो उस कन्वर्टेबल वैल्यू को, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो बुक वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा। चलो ठीक है, एसेट्स, टोटल एसेट्स ले लेंगे। टोटल एसेट्स आपके पास कितने की है? तो ये ध्यान दीजिएगा, एसेट्स की श्रेणी में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आता है। पहले ही मैंने बताया को फिक्टिशियस एसेट्स तो एसेट्स है नहीं, आपने जबरदस्ती उनको एसेट्स बनाया हुआ है, वो आपके एसेट्स तो है नहीं भाई। जब वो एसेट्स नहीं है तो अब इसमें से लेस
आउटसाइड लाइबिलिटीज आप माइनस कर लो, तो ये आपको शेयर होल्डर्स फंड पता चल जाएंगे। पक्का? चलो देखो कैसे। ये आपकी फिक्टिशियस एसिड्स कितनी है? ऐसा ही टोटल एसिड्स 15 5 20 लाख का। ओके, 20 लाख का। और ये देखो 6000 आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, यानी कि 14,000 का शेयर होल्डर फंड्स आ गए। बहुत सिंपल है। पहले भी जब आपने इस साइड को लिया, यानी कि लाइबिलिटी साइड के ट्रेंड को लिया, तभी आपका फिक्टिशियस एसेट्स घटाने के बाद ये देखो 10 5 15 16 लाख में से 2 लाख माइनस किया था तो 14 लाख आया था। अच्छा, एसेट्स को लिया और आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर लिया तो भी आपका शेयर होल्डर फंड कितना आता है? सिर्फ 14 लाख रुपए। यानी आप कोई मेथड आप लगाओगे। अब एक चीज देखो, इसको शेयर होल्डर फंड को कितने नामों से जानते हैं? प्रोप्राइटर फंड कहते हैं इसे, शेयर होल्डर फंड कहते हैं इसे, इसको नेट वर्थ कहते हैं। यानी यही असली मालिक की पूंजी है, यही असली मालिक की पूंजी है, नेट वर्थ, जो उन्होंने लगाया हुआ है बिजनेस में, जो इन्होंने बिजनेस में लगाया हुआ है। सो माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि अब हम लोगों ने क्या किया? शेयर होल्डर फंड को फाइंड किया। हमने क्या किया? रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड को फाइंड किया। और फिर क्या है? बहुत आसान है। देखो फार्मूले तो बहुत आसान है, बस टेक्निकल वहां पे होगी कि पहले उन चीजों को लाना, उन चीजों का इंतजाम करना, यानी जिन चीजों के लिए आपका जो क्वेश्चन बन रहा है। चलो, तो अब फिर से वही बात कि जब दोनों मिल गया तो अब फिर क्या है? यानी रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, यानी कि रिटर्न्स हमने आपसे बताया था अपॉन शेयर होल्डर फंड इनटू 100। यानी कि ये रेशियो क्लियर हो गया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? ये रेशियो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये रेशियो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं, रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड। यानी कि लिखेंगे रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड। सच रेशियो establishes the relationship between returns on equity fund and equity fund। यानी कि रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड अपॉन इक्विटी फंड इनटू 100। ठीक है, यहां दो कंटेंट्स आपको मिले। पहला बात तो रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड। अभी देखो ना, अभी देखो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। आपने निकाले हुए थे 2 मिनट पहले। क्या निकाले थे? चलो देखते हैं। आप यहां लिखो रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? आपका जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स माइनस किया जो आया इसे बोला आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें से लेस किया क्या? इनकम टैक्स। जो बचा इसे आपने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, ये इसी को मैंने बताया कि ये शेयर होल्डर का रिटर्न्स है सही मामले में। अब देखो इसमें से आपने लेस किया किनका? ये प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स माइनस कर लिया। यानी डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जब आपने माइनस कर लिया तो ये किसका बचा?
ये बचा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसका चाहे आप एप्रोप्रिएशन कर लो, चाहे इसका उन्हें डिविडेंड बांट दो। दैट इज क्लियर। यानी कि रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड, रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड आप इसे कॉपी कर लें और फिर ये देखो रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड यहां पता चल गया। अब देखो इक्विटी फंड का मतलब क्या होगा, ये मैं मिटाऊंगा, ये मैं मिटाऊंगा, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। यानी कि इंटरेस्ट, ये सब कुछ घटाने के बाद जो प्रॉफिट बची हुई थी वो किसका है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो चले ये अब देखो क्या होता है। अब ये निकाला जाए, यानी कि इक्विटी फंड निकाला जाए। इक्विटी फंड का मतलब होता है कि इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लेस fictitious assets and accumulated losses। ये क्या आया, ये क्या आया, ये आया आपका फिक्टिशियस एसेट्स घटाने के बाद ये इक्विटी फंड आ गया। माय डियर, इक्विटी फंड आ गया। ये हो सकता है, यानी कि आपने क्या किया, प्रेफरेंस को आपने यहां से बाइकआउट किया, तो आपको जो बचता है वो क्या बचा, इक्विटी फंड बच गया। और उसमें से अच्छा एक बात बताओ, जो ये लॉस होता है, ये फिक्टिशियस एसेट्स अल्टीमेटली किसके कैपिटल से डिडक्ट होगा, अल्टीमेटली ध्यान दो, जो अल्टीमेट मालिक होंगे उन्हीं के कैपिटल से डिडक्ट होता है माय डियर। जो अल्टीमेट मालिक होंगे उन्हीं के कैपिटल से डिडक्ट होगा। यानी कि अल्टीमेट मालिक होते कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल उसके अल्टीमेट मालिक होते हैं माय डियर, उसके अल्टीमेट मालिक इक्विटी कैपिटल होल्डर्स होते हैं। ओके, तो यदि आपको ये अभी आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में बता दो, तो ये देखो इक्विटी कैपिटल 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यानी 11 लाख, इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर लो 2 लाख, तो जो इक्विटी फंड बचेगा वो कितना आएगा सर, 9 लाख। दैट इज क्लियर माय डियर, कितना आया, 9 लाख आया। चलो अभी आप कहोगे सर सेकंड मेथड भी बता दो, चलो कोई बात नहीं। टोटल एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा दे तो क्या आ जाएगा, इक्विटी फंड आ जाएगा। कैसे, टोटल एसेट्स आपकी कितनी है, अभी कहोगे सर 15 5 20 लाख की है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है सर, 5 लाख का है, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 4 2 6 लाख का हो गया। घटाए दो भाई, 20 लाख में से 6 5 11 लाख घटाए दोगे तो कितना बचेगा सर, 9 लाख। यानी आप मेथड कुछ भी अडॉप्ट करोगे लेकिन चीजें आपको वही मिलेंगी, वही मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न्स ऑन इक्विटी आपने दोनों देखा, रिटर्न्स ऑन इक्विटी यानी वो भी मैंने बताया और फिर साथ में मैंने आपको फंड्स भी बताया। तो क्या ये आप बताएं आपका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, आपका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखो, अब देखो नेक्स्ट इसमें रेशियो क्या निकलता है भाई, नेक्स्ट रेशियो आपका क्या निकलता है, थर्ड निकलता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स, देयर आर 2 टर्म्स। यानी कि टर्म्स क्या हो गए सर, 2 हो गए टर्म्स, 2 टर्म्स हो गए, इक्विटी कैपिटल एंड इक्विटी फंड 2 हो गया।
अच्छा, यानी कि अब आपकी समझ में आएगा कि जी सर, इक्विटी कैपिटल और इक्विटी फंड दो बातें हैं। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। यानी नेट प्रॉफिट, अभी कुछ देर पहले जो आपने लिया था, यानी कि जो इक्विटी फंड के लिए नेट प्रॉफिट लिया था, वो यहाँ पे भी सेम वही लेंगे, सेम वही लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे आ जाएगा पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर भाई। तो ये आपका बहुत ही आसान सा ये जो रिटर्न्स के बेस्ड, यानी क्या क्या, शेयर होल्डर फंड यानी नेटवर्थ। अगर कहीं क्वेश्चन में नेटवर्थ पूछ ले तो शेयर होल्डर फंड्स पे ही आप कंसीडर कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और ये इस पे सॉल्व कीजिए। तो माय डियर, ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टूडेंट्स, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या चीज? रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। अच्छा, क्या चीज भाई, क्या चीज भाई? रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप यहां नोट कर लीजिए, रिटर्न्स ऑन capital employed. Such ratio establishes the relationship कहाँ between capital employed and returns on capital employed। यानी ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो रिटर्न्स आपको मिलता है आपके कैपिटल पे, यानी आपके कैपिटल पे, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न्स मिलता है, वो रिटर्न्स का जो रेशियो होता है ना, उसे हम रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत सिंपल है ना, कि आप यहां लिखेंगे रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फार्मूला आपका बनेगा। लेकिन आवश्यक है ना कि रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को समझें। क्या समझे भाई? रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को आप एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है इसे समझ ले। आपने ये जो बिजनेस में, ये देखो आपने बिजनेस में, अब कहोगे सर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? देखो एग्जैक्टली मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं। आपके बिजनेस में जो कैपिटल है, देखो कैपिटल दो तरह की होती है। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, या तो वो ओन कैपिटल हो, या तो बिजनेसमैन की खुद की कैपिटल हो, या तो बिजनेसमैन ने लोन लेके कैपिटल इन्वेस्ट किया हो। यानी एक चीज ध्यान देना, जब भी कैपिटल की बात कहे तो कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, कैपिटल कभी शॉर्ट टर्म नहीं होता, कभी कैपिटल शॉर्ट टर्म नहीं होता। पूंजी का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म होता है माय डियर, पूंजी का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। ओके, दैट इज क्लियर। इसका मतलब ये है कि सर ये तो पहले ही आपने करंट लायबिलिटीज को छांट दिया है कि नहीं। इसका मतलब है कि सर ये जो करंट लायबिलिटीज है, इस कैपिटल को आपने पहले ही क्या किया? छांट दिया, खत्म हो गया वो, जी खत्म हो गया। क्योंकि वो पूंजी लॉन्ग टर्म नहीं होती, बल्कि वो पूंजी शॉर्ट टर्म होती है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट्स होता है। ओके, चलो मैं फिर से लिख लेता हूं। करंट लायबिलिटीज को मैं फिर से लिख देता हूं।
लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है। स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अगर क्वेश्चन में पूछे ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड, या क्वेश्चन में कह सकता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों कह सकता है आपसे। यानी कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं हम आपको समझा देते हैं कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। चलो, ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है। दैट इज क्लियर माय डियर। यानी कि उसमें हम ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड में सभी एसेट्स की जो वैल्यू आएगी, यानी फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देते हैं, तो या ये कह सकते हैं कि टोटल, ये कह सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स, जो कुछ भी है, या जो करेंट लाइबिलिटीज हैं, सब में से क्या डिडक्ट कर लेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स से माइनस कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कैसे? 22 लाख में से कितना, 2 लाख माइनस कर ले, या 15 5 20 लाख लिख दे, तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगी, यानी कि वो ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। नॉर्मली जो आज के अकाउंटेंट्स हैं, या जो आज के टाइम पर जो वैल्यू फाइंड की जाती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न्स देखा जाता है, वो हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, स्टूडेंट्स उस पर देखते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेजरमेंट करता है, न कि ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन फार्मूला सेम होगा, यानी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर जब ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे तो इसे लिख लेंगे, और रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर ये बता दीजिए और ये बता दीजिए। ठीक है, दोनों बता देते हैं आपको। मैं ग्रास कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद अब आपको मैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझा दूं, यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो इस साइड, एसेट साइड में आओ, यानी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज जो होगी, वो आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। कैसे, चलिए देखती है। ये 15 5 20 लाख आपके एसेट्स की वैल्यू है, और करेंट लाइबिलिटीज कितनी है? सर 2 लाख है, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 18 लाख रुपए, 18 लाख। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। अच्छा, एक चीज बताओ, कहोगे सर ये थोड़ा सा इस साइड से आपने किया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड को थोड़ा सा कंफर्म कर लो कि वो सही हो रहा है कि नहीं। चलो देखो, मैं एक और मेथड्स आपको बताता हूँ, और मेथड्स बताता हूँ। ये लिखेंगे आप कि इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस क्या, प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस क्या, माइनस भाई क्या माइनस किया जाएगा? फिक्टिशियस एसेट्स यदि है तो आप उसे माइनस कर लीजिए, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स। चलो देखो, अभी आपका 18 लाख आया था, ये 10 5 15 1 16 4 20 20 लाख आपकी एसेट्स हो गई, और 2 लाख फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर लिया, तो ये देखो 18 लाख का फिगर आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इट मीन
कि आपके बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो केवल ये नहीं कि आपकी खुद की कैपिटल है, बल्कि रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आपकी है ही, लेकिन जो आपने एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म बारोइंग किया है ना, वो तो आपको पूंजी ही बनाता है माय डियर, वो आपको पूंजी ही तो बनाता है, वो आपका कैपिटल ही तो बनाता है। यानी कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, लेकिन दोनों का रिटर्न्स बिजनेस को मिलता है। अच्छा आप लो, यानी कि सर रिटर्न्स भी बता दो, साथ में रिटर्न्स भी क्या कर लो, बता दो। तो रिटर्न्स के लिए क्या करना है, एक बात बताओ, ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये इनका जो रिटर्न्स जब आप देखते हो तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हो, दैट इज क्लियर। लेकिन जब इनको भी इंक्लूड कर लोगे तो ये बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए। यानी कि आप लिखेंगे, ये मैं मिटाऊं, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये कह सकते हैं, यहां रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड न लिखकर बल्कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख सकते हैं, दैट इज क्लियर। यानी कि चाहे आप ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड यहां ले, चाहे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले, लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए माय डियर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, ओके। तो ये आपका इधर मामूली सा जो फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का और तमाम चीजों को निकालने का, ये था। अभी हमने जो अगला मेथड आपसे डिस्कशन किया था निकालने का, वो था अर्निंग पर शेयर मेथड। यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशियो। क्या लिखा भैया, अर्निंग पर शेयर रेशियो, यानी कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होगा उससे भी मेजर किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को। सही बताओ आप, यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हो तो एक शेयर्स के पीछे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ये सोचोगे कि एक शेयर्स के पीछे मुझे कितना प्रॉफिट मिला, कितना डिविडेंड्स मिला। इट मीन कि जो कंप्लीट प्रॉफिट, जो डिविजुअल प्रॉफिट एमंग शेयर होल्डर्स होगा, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे तो हमें ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर्स पता चल जाएगा। इट मीन माय डियर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन माइनस डिविडेंड on preference shares upon number of equity shares। यानी कि तब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा, सर ये आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को क्यों लिया? मैंने यहां क्या लिखा है, वो प्रॉफिट यानी वो डिविडेंड्स जो किसका है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, आप उसे माइनस कर लो। आप उसे क्या कर लो, आप उसे माइनस कर लो, जो बचेगा वो किसका है, इक्विटी का है। अब इक्विटी शेयर से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लोगे तो अर्निंग पर शेयर्स आ जाएगा। यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान देना, अभी ये कहोगे सर आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स क्यों लिया? आपको मालूम है अभी कुछ देर पहले जो मैंने जब क्लास की स्टार्टिंग किया है तो मैंने आपको बताया है कि जो शेयर होल्डर्स के हाथ में प्रॉफिट आता है ना डिविडेंड्स का, वो फाइनल सब कुछ के बाद आता है माय डियर, सब कुछ के बाद आता है। कैसे आता है, कैसे आता है? नेट प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले आपने डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड किए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया, अभी मैंने बताया था। फिर उसके बाद उस प्रॉफिट में से आपने टैक्स माइनस किया, पहले ही देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहती है अपना अप्रोप्रिएशन से पहले मुझे टैक्स दे दो, क्योंकि अप्रोप्रिएशन के बाद हम नहीं टैक्स लेंगे, हम तो पहले ही लेंगे जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉफिट हुई है।
अच्छा, अब इसे एग्जैक्ट प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया, फिर एप्रोप्रिएशन कर लिया, प्रेफरेंस या डिविडेंड्स दे दिया, बाद में कुछ बचा तो किसका है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। इट मीन स्टूडेंट्स कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का आपने मीजर किया, जितने भी मेथड्स थे लास्ट क्लास को लेके इस क्लास को लेके, कि ये आपका कंफर्म होता है। आपकी अगली क्लास जो होगी वो परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियो को लेके होगी। तो आई विल स्टडी नेक्स्ट क्लास। ओके, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।